आज हम कमर्शियल बैंक्स का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन उसके बारे में बात करेंगे। कमर्शियल बैंक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बैंक किसी भी देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की धुरी के रूप में काम करते हैं, लेकिन बैंकों के द्वारा जो सामान्य कार्य किए जाते हैं उसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है साख का सृजन करना। साख के सृजन के द्वारा बैंक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्री वॉल्टर हैंस ने कहा है, व्यापारिक जगत में साख का उतना ही महत्व है जितना कि जीवन में हवा का। अब साख सृजन को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड क्रेडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इकोनॉमिक्स में क्रेडिट से तात्पर्य है पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट, यानी व्यक्ति के विश्वास के आधार पर उसको जो धनराशि दी जाती है और भविष्य में जब उसके भुगतान की गारंटी दी जाती है तो उसे हम साख कहते हैं। साख एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। साख विश्वास, भविष्यता और साख लेने वाले व्यक्ति की साख के रीपेमेंट करने की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है। साख की बहुत सी परिभाषाएं दी गई है, जिसमें जेवस की परिभाषा काफ़ी मशहूर है। क्रेडिट मीन्स पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट, यानी साख का आशय भुगतान को स्थगित करने से है, यानी जो सौदा वर्तमान में हुआ है उसका पेमेंट अगर भविष्य में किया जाए, भुगतान को स्थगित कर दिया जाए, उसे हम क्रेडिट के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा प्रोफेसर कैंट की है। कैंट ने कहा है कि वस्तुओं के तात्कालिक हस्तांतरण से मांग पर या भविष्य में किसी निश्चित समय पर भुगतान पाने का जो अधिकार या भुगतान करने का जो दायित्व उदय होता है उसे साख कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी व्यक्ति से धन प्राप्त करता है और धन देने वाले को भविष्य में उस व्यक्ति के द्वारा पुनर्भुगतान का विश्वास होता है, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम साख के नाम से जानते हैं। साख लेने और देने के बहुत से रूप अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है चेक, जो इशू किया जाता है बैंक्स के द्वारा। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो विनिमय विपत्र हैं, उनके द्वारा भी भविष्य में भुगतान की गारंटी ली जाती है। बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के द्वारा गारंटी प्राप्त होते हैं। फिर प्रॉमिसरी नोट्स, जिन्हें वायदा विपत्र भी कहा जाता है, उनके द्वारा भी साख का लेन देन किया जाता है। इसी प्रकार बैंक ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट और वर्तमान समय में वर्तमान आर्थिक युग में क्रेडिट कार्ड। बैंक ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट ये प्राचीन काफ़ी समय से चले आ रहे साख के इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन इस सदी में जो एक नया इंस्ट्रूमेंट साख का डेवलप हुआ है उसे हम क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। ये भुगतान को बहुत ही सुगम बनाने का साधन है और जनता के द्वारा सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला साख का उपकरण बन गया है। साख के 4 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। पहला है फेथ या विश्वास। जब तक ऋण देने वाले को ऋणी पर विश्वास नहीं हो जाता, तब तक वह साख या उधार देने पर विचार नहीं करता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स, यानी साख में एक व्यक्ति से यानी ऋणदाता से ऋणी को नॉर्मली मनी का या धन का हस्तांतरण होता है। कई बार ये वस्तु या सेवा के रूप में हस्तांतरण भी हो सकता है। तीसरी सी साख की जो महत्वपूर्ण तत्व है तीसरा, वो है कैपेसिटी टू रीपे, यानी भुगतान क्षमता। जब तक ऋणदाता को ऋणी की भुगतान क्षमता पे विश्वास न हो कि वो भविष्य में ये रीपेमेंट कर पाएगा, तब तक साख नहीं दी जाती है। और चौथा महत्वपूर्ण तत्व है भविष्यता या फ्यूचरिटी, यानी वर्तमान में जो सौदा किया जा रहा है, जब भी भविष्य में उसके भुगतान का प्रश्न उठता है तब साख का उदय होता है। इस प्रकार ये चारों तत्व मिलके साख को
किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः साख को निर्धारित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। पहला है रेट ऑफ प्रॉफिट या लाभ की दर। अगर जो भी ऋण लेने वाला है उसे भविष्य में अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होने की आशा है तो वो अधिक साख प्राप्त करेगा। और अगर रेट ऑफ प्रॉफिट इकोनॉमी में लो है तो साख का निर्माण भी कम होगा। दूसरा है ट्रेड कंडीशंस। किसी भी इकोनॉमी की ट्रेड कंडीशंस साख को प्रभावित करती हैं। जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी या उत्साह का वातावरण होता है तो ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट लिया जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो, निरुत्साह का वातावरण हो, तो साख भी कम मात्रा में ली जाती है। तीसरा तत्व है सट्टेबाजी या स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन भविष्य में होने वाली कीमतों और वातावरण को निर्धारित करती है। कई बार स्पेक्यूलेशन की जो परिस्थितियां होती हैं उनसे तय होता है। अगर भविष्य में कीमत और लाभ के बढ़ने की आशा हो तो साख ज़्यादा ली जाती है, और अगर भविष्य में इनके घटने की आशा हो तो फिर साख का सृजन कम किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। अगर केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है तो साख का सृजन ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा साख लेते हैं। और अगर महंगी मुद्रा नीति होती है सेंट्रल बैंक की तो अर्थव्यवस्था में साख कम मात्रा में ली जाती है। अन्य एक महत्वपूर्ण तत्व है पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ कंट्री। किसी भी देश में अगर राजनीतिक स्थिरता हो तो आर्थिक वातावरण आशाप्रद बन जाता है और लोग ज़्यादा मात्रा में साख लेते हैं। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, अस्थिरता का वातावरण हो, तो लोगों के द्वारा साख भी कम मात्रा में ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जैसे जैसे किसी देश में बैंकिंग प्रणाली का विस्तार होता है और लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ती जाती हैं, लोग नकद अपने पास रखने की बजाय बैंकों में ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट्स रखते हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, वैसे वैसे साख का विस्तार होता जाता है। अतः किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार का है, लोगों का उसमें कितना विश्वास है और लोगों की बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं, ये सारे तत्व भी अर्थव्यवस्था में अमाउंट ऑफ क्रेडिट या साख की मात्रा को निर्धारित करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन या साख का सृजन कमर्शियल बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब भी बैंक साख का निर्माण करते हैं तो बैंकों की इस क्रिया के द्वारा साख का सृजन होता है और जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक बचतें हैं उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में साधन निवेश के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन एक अर्थव्यवस्था में विकास के लिए, उत्पादन के लिए अतिरिक्त साधनों को उपलब्ध करना संभव बनाता है। क्रेडिट क्रिएशन को समझने से पहले दो प्रकार की जमाएं जो बैंक में होती हैं उसको समझना आवश्यक है। जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, एक प्राथमिक जमाएं या प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा डिराइव डिपॉजिट्स या व्युत्पन्न जमाएं। जब किसी भी जमाकर्ता द्वारा अपनी उत्पादन या आय में से जो बचत होती है उस राशि को बैंक में जाके जमा कराया जाता है तो उस जमा को हम प्राइमरी डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। सपोज एक व्यक्ति ने आय में से 1000 रुपये बचाए और ये राशि लेके उसने बैंक में एक बचत खाता खोला, तो ये जो डिपॉजिट है ये प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से जाना जाएगा। अब डिराइव डिपॉजिट्स, बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो जमाएं सृजित की जाती हैं उन जमाओं को हम व्युत्पन्न जमाएं या डिराइव डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि सपोज 1000 रुपये बैंक को प्राथमिक जमा के रूप में प्राप्त हुए, उसमें से कैश रिजर्व रेशो के आधार पे जितनी तरलता उसको रखनी आवश्यक है, सपोज 200 रुपये बैंक ने अपने पास रख के जो भी उधार लेने आया हुआ व्यक्ति है उसे 800 रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए और ये राशि उस ऋण लेने वाले व्यक्ति के खाते में अगर जमा कर दी गई है तो इस प्रकार की जमा को हम व्युत्पन्न जमा या डिराइव डिपॉजिट के नाम से जानेंगे। ये वो जमा राशि है जो देश के बैंकिंग सिस्टम के द्वारा सृजित की गई है
ये आय या उत्पादन से प्राप्त बचत पर निर्भर नहीं करती है। बैंकों के द्वारा साख सृजन में जो क्रेडिट मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट है, साख सृजन गुणांक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में कैश रिजर्व रेशो कितना है। कैश रिजर्व रेशो से तात्पर्य यह है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंकों को तरलता बनाए रखने के लिए कितनी राशि आवश्यक रूप से अपने पास तरल रूप से रखनी होती है। बैंकों के साख सृजन को एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। सपोज 1000 रुपये प्राथमिक जमा के रूप में बैंक को प्राप्त हुए और 20% CRR है, यानी हर जमा में से 20% राशि बैंक को अपने पास कैश रूप में रखनी है। तो बैंक 200 रुपये इसमें से अपने पास रख के 800 रुपये ऋण चाहने वाले व्यक्ति को उधार के रूप में देंगे और 800 रुपये उसके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। अब अगर एक और व्यक्ति ऋण मांगने आता है तो ये 800 रुपये चूंकि अब बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में आ गए हैं, तो वो इसमें से 20% राशि अपने पास रखकर 640 रुपये अगले व्यक्ति को उधार के रूप में देंगे। 640 रुपये जब उस व्यक्ति के पास जमा हो जाएंगे तो वो प्राथमिक जमा बन जाएगी और बैंक पुनः उसमें से 20% अपने पास रख के 512 रुपये अगले ऋण चाहने वाले व्यक्ति को उधार के रूप में देंगे। इस प्रकार ये क्रम निरंतर चलता रहेगा जब तक कि बैंक के पास कोई शेष राशि नहीं बचती है और बैंक निरंतर इस क्रम में साख का सृजन करते जाएंगे और अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक जमा है उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में साधन उपलब्ध हो जाएंगे। टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होगा, इसे हम एक सिंपल फॉर्मूले से समझ सकते हैं। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट है वो कैश रिजर्व रेशो से विपरीत संबंध रखता है, यानी M 1/R या 1/CRR के बराबर होता है। जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा वो इनिशियल एक्सेस रिजर्व और 1/M के गुणनफल के बराबर होगा। इनिशियल रिजर्व्स का मतलब प्राथमिक जमा के रूप में कितनी राशि बैंक को प्राप्त हुई है। जब हम उस राशि को क्रेडिट मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट से गुणा करेंगे तो हमें कुल सृजित होने वाली साख की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। हमारे उदाहरण में 1000 रुपये प्राथमिक जमा है और CRR 20% है, तो कुल जो डिपॉजिट बैंक में होंगे वो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/20%, जिसका कि हमें प्राप्त होता है 5000 रुपये, यानी टोटल इंक्रीज इन लोन्स 4000 रुपये होगा और बैंक में कुल जो जमाएं प्राप्त होगी फाइनली वो 5000 रुपये के बराबर हो जाएगी। यहाँ आप छात्र समझ सकते हैं कि 1000 रुपये की प्राथमिक जमा से बैंकों के साख सृजन के द्वारा 4000 रुपये की वित्तीय जमाएं क्रिएट की गई और कुल जो जमा बैंक सिस्टम में हो गई वो फाइनली 5000 रुपये के बराबर। यह साख सृजन कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहली महत्वपूर्ण मान्यता है कि कैश रिजर्व रेशो, जो कि क्रेडिट मल्टीप्लायर का आधार है, वो स्थिर रहना चाहिए। जैसे ही CRR में परिवर्तन किया जाता है, बैंकों की साख सृजन की क्षमता भी प्रभावित होती है। अगर CRR बढ़ा दिया जाता है तो साख सृजन कम हो जाएगा और यदि CRR केंद्रीय बैंक के द्वारा कम कर दिया जाता है तो बैंक के द्वारा सृजित साख की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी मान्यता है नो लीकेजेस इन द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी साख सृजन में कोई रिसाव नहीं है। यह हमने माना कि बैंक ने से जिस भी ऋणी ने उधार लिया उसने समस्त राशि बैंक में जमा कराई। अगर वो कुछ राशि बैंक से कैश के रूप में निकाल लेता है तो साख सृजन की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बैंक संपूर्ण मात्रा नहीं दे पाते उधार के लिए, तब भी साख सृजन कम हो जाएगा। तीसरी मान्यता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा कोई क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी नहीं है, यानी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को साख सृजन के लिए पूरी छूट प्रदान करते हैं। और चौथी मान्यता है बिजनेस कंडीशंस आर नॉर्मल। देश में जो
व्यापारिक और व्यावसायिक वातावरण है वो सामान्य होना चाहिए। सामान्य वातावरण में ही बैंक साख सृजन कर पाते हैं। अनिश्चितता, अस्थिरता या किसी भी प्रकार की के संकट की स्थिति में साख सृजन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो उसकी सीमाएं क्या है या वो किन बातों से प्रभावित होता है, इसकी चर्चा कर ली जाए। पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है अमाउंट ऑफ कैश, यानी बैंकों के पास डिपॉजिट्स के रूप में कितनी राशि प्राप्त होती है। ये लेवर है एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन का। जितनी ज़्यादा प्राथमिक जमाएं बैंक को प्राप्त होंगी तो उतना ही बड़ी मात्रा में साख सृजन कर पाएंगे। अगर प्राइमरी डिपॉजिट्स कम मात्रा में प्राप्त होते हैं तो साख सृजन भी कम मात्रा में होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कैश रिजर्व रेशो। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक अगर सीआरआर में वृद्धि कर देता है तो साख सृजन कम हो जाएगा, और अगर सीआरआर कम कर दिया जाता है तो साख सृजन की मात्रा बढ़ जाएगी। साख सृजन और कैश रिजर्व रेशो के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। तीसरी जो तत्व है वो है एक्सटर्नल ड्रेन, यानी बाह्य रिसाव किस प्रकार के हैं। अगर बोरोअर्स कैश अपना ज़्यादा निकाल लेते हैं ऋण के रूप में, उसमें बैंक के डिपॉजिट में कम राशि रखते हैं तो साख सृजन भी कम हो जाएगा। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है साख सृजन को प्रभावित करने वाली वो है बैंकिंग हैबिट्स एंड बैंकिंग सिस्टम। देश में बैंकिंग व्यवस्था कितनी विस्तृत है, कितना उसका विकास हो चुका है और बैंक कितना एफिशिएंटली काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा लोगों की बैंकिंग आदतें। अगर लोग बैंक का प्रयोग कम करेंगे और कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा करेंगे तो साख सृजन भी कम होगा। अपनी बचत को जब लोग बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में जमा कराएंगे तभी बैंक साख सृजन कर पाएंगे। और अंतिम महत्वपूर्ण चीज़ है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। देश में कमर्शियल बैंक्स हमेशा केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की जो नीति है उसके अधीन कार्य करते हैं। जब केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहते हैं, देश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उदार साख नीति अपनाई जाती है और साख सृजन बढ़ जाता है। और जब केंद्रीय बैंक कठोर साख नीति अपनाकर साख का संकुचन करना चाहते हैं तो वो कठोर साख नीति अपनाते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम हो जाता है। आशा है विद्यार्थी व्यापारिक बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण क्रेडिट क्रिएशन जो फंक्शन है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर